हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। अब फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पर हम डिस्कस करेंगे जो है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो याद रखेंगे ये 100% परीक्षा में पक्का है कि आने की चांसेस है इन सभी का। ये सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं जी। तो चलिए दोस्त, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और ये जो डेरिवेशन है इसको हम जान लेते हैं। तो चलिए, कह रहा है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव की गणना। मतलब एक बिंदु आवेश है तो उसके कारण हमें विद्युत विभव की गणना करना है। तो अभी हम उसको करते हैं। यहाँ पे जो हमने ये पॉइंट्स लिखा हुआ है इस पर अभी आपको ध्यान देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी आवश्यकता इस पर नहीं है जी। ठीक है ना, अभी हम आपको समझा देंगे। यहाँ पे कह रहा है कि एक बिंदु आवेश हम लेंगे जिसके कारण विद्युत विभव की गणना हमें करना है। सपोज इट ये हमने मान लिया, मैं आपको अगर समझाऊं तो आई थिंक सपोज इट ये हमने मान लिया कि एक यहाँ पे बिंदु आवेश है। सपोज इट हमने मान लिया ये एक बिंदु है, ठीक है ना, ये बिंदु है O, ये एक बिंदु है O। तो ये बिंदु है तो इसके चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। मतलब इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ये एक हमने बिंदु आवेश मान लिया, तो ये एक पिंड की तरह हमने मान लिया है। तो ये एक बिंदु आवेश है। आप चाहे तो इसको ना भी बनाएंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बिंदु आवेश है जो है P। इस पर क्या है, इस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है। तो ये एक बिंदु आवेश है तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो अब इस विद्युत क्षेत्र के सपोज इट हम ये मान लेते हैं कि इस विद्युत क्षेत्र के यहाँ पे एक पॉइंट्स है जो है हमारा P, यहाँ पे एक पॉइंट्स है जो है P। अब इस पॉइंट्स पर हमें क्या ज्ञात करना है, हमें विभव ज्ञात करना है, विद्युत विभव। तो बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर, बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करना है। तो हम अब क्या करेंगे कि हम बिंदु O और P के बीच दो बिंदु लेंगे। मतलब यहाँ पे एक और बात मैं बता दूं, यहाँ पे एक और बात ये आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे जी, ये आप याद रखेंगे कि बिंदु O से और यहाँ तक की दूरी, बिंदु O से यहाँ तक की जो दूरी है ये आप जरूर याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है ना, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हम R मान ले रहे हैं। आप D भी मान सकते हैं, R भी मान सकते हैं, ये दूरी है। मतलब O से P तक के बीच की दूरी क्या है, R है, या हम D मान लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अभी ऊपर हमें मानना और भी दूरी को मानना है, तो चलिए हम इसको D ही मान लेते हैं। ठीक है ना, D मान लेते हैं। आप R भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे अब फिर से रिक्स हो गया, आप सोच रहे होंगे शायद कि सर R मान लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा। भैया मैं R ही मान के दिखा दे रहा हूँ क्योंकि मैं कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप कुछ भी मान सकते हैं, बस दिमाग में ये होना चाहिए ना कि आप मतलब माने हुए हैं। ठीक है ना, तो इनके बीच की दूरी हमने R मान लिया। तो हमने अभी तक क्या बताया कि बिंदु आवेश है, इससे R दूरी पे एक बिंदु P है जहां पर विद्युत विभव की गणना करना है। तो गणना कैसे करेंगे कि यहाँ पे बिंदु O और P के बीच हम दो यहाँ पे पॉइंट्स लेंगे। एक ये पॉइंट्स है और एक ये पॉइंट्स है। दो पॉइंट्स हमने ले लिया, एक को हम मान लेते हैं ये A पॉइंट्स है, एक को मान लेते हैं ये B पॉइंट्स है। ठीक है ना, इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसको हमने dx मान लिया। ठीक है ना, इन दोनों के बीच की दूरी को dx मान लिया। अब बिंदु O से B तक की दूरी, बिंदु O से B तक की जो दूरी है, बिंदु O से B तक की जो दूरी है उसको हमने x मान लिया। ठीक है ना, तो इतना बात अगर आप समझ गए हैं तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। यही फिगर आपको मोस्टली समझना था। एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, चलिए कर देते हैं। माना एक बिंदु आवेश है जिस पर प्लस Q आवेश, माना एक बिंदु आवेश है। ठीक है ना, माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है। ठीक है ना, तो माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है और बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर क्या है, यहाँ पर हमें एक एकांक धन आवेश की गणना करना पड़ेगा। यहाँ पर एकांक धन आवेश उपस्थित है। यहाँ पे क्या है जी, एकांक धन आवेश उपस्थित है। ठीक है ना, यहाँ पे हम मानेंगे, ऐसे यहाँ पे है नहीं, मतलब हम मानते हैं कि यहाँ पे है।
क्यों हम मानते हैं जी? क्योंकि जब तक हम यहाँ पे एकांक धनावेश नहीं मानेंगे तब तक हम विद्युत विभव की गणना नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम मानते हैं कि इस बिंदु P पर एकांक धनावेश उपस्थित है, ठीक है ना। तो हम यही कह रहे हैं कि माना, अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले लिखा गया है कि माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है, इतना बात बोल देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है, ठीक है ना। फिर से यहाँ पे लिखा गया है कि बिंदु O से D दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। तो बिंदु O से D दूरी, यहाँ पे D भी मान सकते हैं, R भी मान सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम R ही लिख देते हैं। तो बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर एकांक धन आवेश उपस्थित है। जिस पर क्या है, एकांक धन आवेश उपस्थित है। हमने कहा ना इस पर एकांक धन आवेश उपस्थित है, बट हम यहाँ पे दिखाएंगे नहीं, ठीक है ना। ऐसा हम मानते हैं कि यहाँ पे एकांक धन आवेश उपस्थित है। फिर से यहाँ पे लिखते हैं तथा बिंदु O से P, बिंदु O और P के बीच दो बिंदु A व B हैं। मतलब बिंदु O और P के बीच दो बिंदु A व B हैं जिनकी बीच की दूरी dx है। तो यहाँ पे फिर से हमने लिखा है कि A व B के बीच की दूरी dx है, A व B के बीच की दूरी dx है, तथा बिंदु O से B तक की दूरी x है, और तथा बिंदु O से B तक की दूरी है वो हमारा x है, ठीक है ना। तब बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है ना। या तब बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव के व्यंजक ज्ञात करना है। इतना आप लिख देंगे, काम चल जाएगा। तो बताइए इतना जो हमने ये बातें ऊपर लिखा है, ये इस फिगर से आप नहीं बोल देंगे। चलिए आप ऊपर हम ना देखकर, मैं आपको बोल रहा हूँ इस फिगर को देखकर आप इतना कहेंगे, माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां एकांक धन आवेश उपस्थित है, तथा बिंदु O और P के बीच की दूरी, मतलब सॉरी यहां से ऐसे कहेंगे, बिंदु O और P के बीच दो बिंदु A व B हैं और इनके बीच की दूरी dx है, तथा बिंदु O से B तक की दूरी x है। तब बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक, इतना लिख देंगे आप। इतना आप लिख सकते हैं ना माना की करके। देखिए दोस्त, लिखना अनिवार्य है। जब तक आप इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे फिगर, तो नंबर आपके कटने के चांसेस होंगे। मैं चाहता हूं कि आप मेहनत ही कर रहे हैं तो अच्छे से मेहनत करें जिससे आपको फुल नंबर मिले। तो इतना समय हमने इसलिए दिया क्योंकि आपको इसको छोड़ना नहीं है, इतना लिखना है। इसको लिखने के बाद फिर ये फिगर बनाइएगा। चलिए अब हम सबसे पहले गणना करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गणना। तो गणना हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम गणना करने के लिए यहाँ पे एक बिंदु हमारा जो P दिखाई दे रहा है, इस बिंदु B पर हम सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो हम इस पर सबसे पहले इस बिंदु B पर हम क्या करेंगे जी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि बिंदु B पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसकी हम गणना कर लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला जानते हैं, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या होता है, Q बाई R स्क्वायर। R मतलब दूरी होता है। तो दूरी कितना हो जाएगा जी? तो मैं आपसे पूछूं तो यहां से यहां तक की दूरी ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी हमारी क्या हो जाएगी जी? ठीक है, ठीक है, मतलब यहां से ये आप अगर आप समझे, सॉरी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पर ये एक आवेश है, तो इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर उत्पन्न हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं। तो हमें बताइए, इस बिंदु यहाँ पे एक बिंदु एकांक धन, मतलब यहाँ पे आवेश है प्लस Q, तो प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, क्योंकि इसके कारण चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। तो इस प्लस Q के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं। तो वही लिख दे, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नियतांक होता है।
Q है तो Q लिख दिया। अब इनके बीच की दूरी चाहिए, इस बिंदु O से B तक की दूरी, तो इनके बीच की दूरी है x, तो हम लिख देंगे x, x का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1/r स्क्वायर, तो q/r स्क्वायर का जगह पर r दूरी होता है, तो यहाँ पे x दूरी है तो x दूरी हमने लिख दिया। समझ रहे हैं ना, तो ये आप याद रखेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। सबसे पहली बात ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए जी, आशा करता हूं आप याद रखेंगे इसको। चलिए, तो सबसे पहले हमने ज्ञात किया इस बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दूसरा हम ये ज्ञात करेंगे, दोस्त कि यहाँ से मतलब जो हमारा यहाँ पे हम जानते हैं क्या है, यहाँ पे एक एकांक धन आवेश है, ऐसा हमने माना हुआ है। तो एकांक जो धन आवेश है इसको बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य की गणना करेंगे। तो हम लिखते हैं कि एकांक धन आवेश को बिंदु B से A तक लाने में, बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य की गणना करेंगे बिंदु B को बिंदु P पर जो एकांक धनावेश है, तो इस एकांक धनावेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है जी, तो कार्य को यहाँ पे समझेंगे, तो B से A तक ला रहे हैं, तो ये एक देखिए छोटी दूरी के लिए हमने dx का प्रयोग किया है और बड़ी दूरी के लिए हमने x का प्रयोग किया है। तो यहाँ से बिंदु B से A तक ला रहे हैं, तो ये छोटी दूरी है, तो छोटी दूरी के लिए छोटा कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य के लिए तो हम W यहाँ पे लिखेंगे, कार्य के लिए हम यहाँ पे W लिख रहे हैं, परंतु आगे हम D लगा देंगे क्योंकि ये छोटा कार्य हम ज्ञात कर रहे हैं। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल यहाँ पे हम लिख देंगे बल और गुणे विस्थापन। तो विस्थापन क्या हो रहा है, बिंदु B से A तक ला रहे हैं, तो ये dx, यही तो विस्थापन हो जाएगा। तो ये dx हमने यहाँ पे लिख दिया, परंतु यहाँ पे आगे हम ना माइनस का चिन्ह हम लगाएंगे, यहाँ पे एक माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब आप कहेंगे सर माइनस यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, तो देखिए माइनस इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि ये प्रतिकर्षण करने को लिए दिखा रहा है कि यहाँ पे प्रतिकर्षण बल लग रहा है। कैसे, तो देखिए ये भी हमारा यहाँ पे एकांक धन आवेश है, मतलब धन आवेश है, और यहाँ पे देखेंगे एकांक धन आवेश है, तो ये भी धन है, ये भी धन है। तो हम इतनी बात जानते हैं कि प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूर हटाते हैं। ये वाला इसको दूर हटाएगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो आमतौर पे तो ऐसा होता है, परंतु हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे धन आवेश है ही, और इस धन आवेश को इधर ही ला रहे हैं। तो इधर ला रहे हैं तो ये आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा कि नहीं करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, बट हम इसको इधर ही ला रहे हैं, तो प्रतिकर्षित कर रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया क्योंकि प्रतिकर्षण बल लगेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए इतना आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा dw हो जाएगा, यहाँ पे f का मान। अब f जो है ना, इतनी बात आप याद रखिएगा कि जो हमारा f होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, इसलिए E हमने लिख दिया, उसके बाद dx है तो dx लिख दिया। यहाँ पे आप साइड में लिख भी सकते हैं कि जो f होता है ना वो E के बराबर होता है। अब कैसे E के बराबर होता है जी, तो हमने पढ़ा हुआ है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कि फॉर्मूला E=F/Q। तो हमने पढ़ा है ना कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। मतलब एकांक आवेश पर ये एकांक आवेश है, तो एकांक आवेश पर जो बल लगेगा ना, बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ही बराबर होता है। मतलब E जो होता है वो F के बराबर होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे F के जगह पर E लिख दिया, ठीक है ना। ये हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, जब हमने पढ़ाया था तो उसमें बताया था। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये dw हो जाएगा। ये E का मान देखिए यहाँ पे है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1/x स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/x स्क्वायर, और यहाँ पे गुणे क्या है dx है, तो dx हमने लिख दिया। तो ये हमारा जो मान निकला, ये किसका मान निकल गया दोस्त,
तो ये हमने निकाल लिया है यहाँ पे। ये हमने निकाल लिया है यहाँ पे, ये हमने निकाल लिया है कि बिंदु मतलब एकांक धनावेश को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य हमने निकाल लिया। तो इसको अब हम समीकरण 2 कर लेते हैं। अब हमने देखिए बी से ए तक ला रहे थे, अब हम ये करेंगे कि एकांक धनावेश को बिंदु ओ तक लाने में किया गया कार्य, मतलब एकांक धनावेश को अनंत से आर दूरी तक लाने में, आर दूरी ये तो है, ये टोटल ट्रेवलिंग आर दूरी है, तो आर दूरी तक लाने में किया गया कार्य। तो हम अब तीसरा हम ये काम करेंगे, तीसरा ये अंतिम काम है हमारा, तीसरा हम ये काम करेंगे कि एकांक आवेश को अनंत से कहाँ से ला रहे हैं जी, तो यहाँ पे हम सिंबल से दर्शा दे रहे हैं कि अनंत से आर दूरी तक लाने में किया गया कार्य। तो ये हो जाएगा। तो एकांक आवेश को हम अनंत से आर दूरी तक ला रहे हैं तो उसमें किया गया कार्य। तो अब कार्य की हम गणना कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे हम देख लीजिए, तो यहाँ पे हम कार्य की गणना करेंगे। तो यहाँ से अनंत से आर दूरी तक ला रहे हैं, तो ये टोटल बड़ा कार्य हो रहा है, तो इसलिए बड़ा कार्य के लिए हम कैपिटल W लिखेंगे। और कार्य तो बड़ा कार्य के लिए हम क्या करते हैं, जो छोटा कार्य हमने निकाला है ना कि बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, इसका यदि हम समाकलन कर देंगे तो ये हमारा टोटल कार्य निकल जाता है, ठीक है ना। तो हम इसका समाकलन कर देते हैं, तो ये हमारा समाकलन हो गया, समाकलन DW, तो हमने यहाँ पे लिख दिया DW। अब DW का एक छोटा सा कार्य का उसको समाकलन कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और पॉइंट समझना है कि कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, अनंत से आर दूरी तक ला रहे हैं। तो अनंत से हम कहाँ तक ला रहे हैं, आर दूरी तक ला रहे हैं, तो ये अनंत से आर हम यहाँ पर लिख देंगे जी। इस बात को भी आपको याद रखना है, अनंत से आर लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम आगे अगर सॉल्व करें तो देखिए सॉल्व करके दिखाते हैं। ये तो W हो गया, ये हमारा R हो गया, ये इन्फिनाइट हो गया। DW का मान यहाँ पे है, तो यहाँ पे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई x स्क्वायर इंटू dx, ये हो जाएगा। तो ये देखिए हमने इतना का यहाँ पे मान रख दिया। अब देखिए जो भी समाकलन में कांस्टेंट क्वांटिटी होती है वो बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है समझिएगा, -1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q, ये टोटल इतना यहाँ पे -1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q जो है ये कांस्टेंट है, नियत है। तो नियत है तो ये बाहर निकल जाएंगे। तो अगर ये बाहर निकलता है तो W इक्वल टू, तो ये बाहर निकल जाएगा समाकलन से, तो ये क्या हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा Q हो जाएगा, इतना निकल गया। और ये अनंत से D हमारा हो जाएगा, सॉरी D नहीं R दूरी है ना, और नीचे ये 1/x स्क्वायर और dx हो जाएगा, इतना हो गया। अब समझिएगा इसको अगर हम आगे और सॉल्व करें तो W इक्वल टू ये -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये सॉरी Q भी तो है, तो यहाँ पे Q हमने लिख दिया, और उसके बाद अनंत से ये R हो जाएगा। अब देखिए ये x के पावर 2 है, ये प्लस में है ना, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये x के पावर -2 हो जाएगा इंटू dx हो गया, इतना हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लें, अभी हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज पर हम जाएंगे दोस्त, इस पेज में हो नहीं पाएगा। इतना आप समझ के ना समझिएगा। यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे था W इक्वल टू क्या था जी, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, और समाकलन इन्फिनाइट टू R था, और यहाँ पे x के पावर -2 dx था। देख सकते हैं आप यही था, ठीक है ना, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और इन्फिनाइट टू R, अब x के पावर -2 dx, तो ये हमने लिख दिया। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं दोस्त तो समझिएगा, अगर हम बढ़ा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है ना। ये क्यू है तो क्यू हमने लिख दिया, ये इन्फिनाइट टू आर है। अब जैसे देखिए एक्स स्क्वायर है ना, एक्स के पावर -2 है, तो जब भी हम समाकलन करते हैं तो एक फॉर्मूला होता है समाकलन का, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है उनको ये याद कर लेंगे, मैथ के स्टूडेंटों को तो पहले से पता होगा। तो ये हमारा इन्फिनाइट टू एन सॉरी आर है ना, तो ये है। अब मान लेते हैं एक्स के पावर, मतलब एक्स के पावर यदि n होता है और dx के ऐसे होता है, मतलब x के पावर यदि n है तो इसका अगर हम समाकलन करेंगे dx के सापेक्ष तो हम कैसे करते हैं जी। तो यहाँ पे x के पावर जो n है ना, x के पावर n है, इसमें हम ऊपर 1 जोड़ देते हैं और नीचे n में 1 घटा देते हैं, इस प्रकार कर देते हैं जी। और जो हमारा लिमिट है उस लिमिट को लगा देंगे। लिमिट क्या है, अनंत से r, तो अनंत से यहाँ पे r हम इस तरीके से लिख देते हैं। तो ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद रखना है। तो अब इस फॉर्मूले पे अगर हम लगाएं तो x के पावर -2 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे हम लिख देंगे x के पावर -2, x के पावर -2 और -2 में 1 हम जोड़ेंगे तो -2 + 1 कर देंगे और नीचे n-1, n क्या है -2 है और इसमें +1 कर देंगे, सॉरी हाँ प्लस सॉरी x +1 -3 हो जाएगा क्या, x +1 2, हाँ गलत हो रहा है क्या कहीं, हाँ नहीं गलत नहीं हो रहा, जानते हैं फॉर्मूला में ही हमने गलत कर दिया, x +1 x फिर से n+1 होता है, यहाँ पे n+1 होता है, मतलब ऊपर भी n+1 नीचे भी n+1 ही होता है, तो यहाँ पे भी n+1 कर देंगे। बात आप समझ रहे, थोड़ा सा फॉर्मूले में यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, n+1 ही होता है, तो इतना हमने लिख दिया, ठीक है ना। एक और बात यहाँ पे याद रखेंगे, ये लिमिट हट जाता है जब समाकलन कर रहे हैं, तो ये इसको हम हटा देंगे समाकलन के चिन्ह को, तो अब ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट क्या था, इन्फिनाइट टू r था, तो ये हमने r रख दिया। इतना आप समझ रहे हैं कि x के पावर जो n है ना, n में हम 1 ऊपर जोड़ देंगे, फिर से नीचे भी 1 जोड़ देंगे, तो इस तरीके से हमने जोड़ दिया है। अब हम इसको आगे सॉल्व करें दोस्त, तो ये w = अब देखिए ये माइनस, अगर हम चाहें तो एक लाइन इधर घटा दे क्या, देखिए अगर आप घटाना चाहें तो -2 में से 1 चला गया तो कितने बचेगा, -2 में से 1 चला गया तो -1 बचेगा, -1 बचेगा ना, तो ये हम -1 लिख देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया -1 और -1 हमने लिख दिया। अब इस माइनस से, ध्यान से समझिए, इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है ना, इस माइनस से इस वाले ये माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हमारे एक लाइन बच गया, ठीक है ना। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/4πε0 हो जाएगा, ये q है तो q हमने लिख दिया। और ऊपर x के पावर -2 में से 1 चला गया तो क्या बचेगा, -1 ही तो बचेगा, -1 बचेगा। और नीचे क्या है, 1 है, 1 का कोई मतलब होता नहीं है, तो ये ओनली क्या बचा, x के पावर -1 बचा, ये इन्फिनाइट टू r बचा, तो ये हमने लिख दिया। देखिए हम जानते हैं इतना कि ऊपर में -1 है, इसको नीचे लाएंगे, तो नीचे लाएंगे तो ये कैपिटल W = 1/4πε0, ये Q हो जाएगा। और ये ऊपर से नीचे आएगा ना, तो ये नीचे ऊपर है माइनस में 1, नीचे आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो x के प्लस में यहाँ पे 1 हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि सभी के अंक में ऊपर 1 होता है घात, ये बात हम जानते हैं। इन्फिनाइट टू r है तो ये हमने r लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, अब यहाँ पे हम लिमिट रख देंगे, तो ये हमारा 1/4πε0 हो गया, ये q हो गया। अब यहाँ पे r के जगह पे हम क्या रख देंगे, अब हम इसकी लिमिट पुटअप करेंगे और देख लेंगे जी क्या निकल रहा है। तो लिमिट हम पुटअप करके देख लेते हैं, तो अनंत से r दूरी तक ला रहे हैं, तो इसको हम x के जगह पर पहले हम r रख देंगे, फिर से माइनस हम क्या रख देंगे, यहाँ पर अनंत रख देंगे, तो x के जगह पर पहले r रख दिया, फिर से 1/, x की जगह पर अब अनंत रख देंगे, तो ये हमने रख दिया।
अब देखिए अनंत से 1 में गुणा करेंगे ना तो 0 हो जाएगा। तो ये टोटल ये जो वैल्यू है इतने वैल्यू को हम 0 मान लेते हैं, तो ये 0 हट गया। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल W इक्वल टू ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा, Q1 में गुणा हो जाएगा तो ये Q हो जाएगा, और ये R है तो R हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया जी, ठीक है ना। यहाँ पर ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया R का मान, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे हमने R का मान ज्ञात किया है। मतलब क्या अभी तक हमने ज्ञात किया है कि एकांक आवेश को अनंत से R दूरी तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात किए हैं। बट यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव की गणना करना है, और हमने कार्य अभी तक ज्ञात किया है। अभी तक हमने क्या ज्ञात किया, अभी तक कार्य ही ना ज्ञात किया है। तो यहाँ पे एक और चीज आपको मैं बता दूं कि जो कार्य होता है, हम ये भी बात जानते हैं, ये भी बात आपका हो ही गया है। हम इतना चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं जी, कि जो कार्य होता है वो विद्युत विभव के बराबर होता है, ये बात हम जानते हैं। तो बताइए W की जगह पर भी हम लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही हम लिख देंगे V इक्वल टू, अब फिर से ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हम लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q/R है तो ये हमने Q/R रख दिया। तो ये हमारा विद्युत विभव का मान निकल गया जी, ये हमारा विद्युत विभव का मान निकल गया, ठीक है ना। और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो यही है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो इसको आप याद रखेंगे। आप कहेंगे सर W V के बराबर कैसे आ गया, तो अभी हमने विद्युत विभव पढ़ा था, तो विद्युत विभव का हमने फॉर्मूला बताया था कि क्या बताया था जी, V इक्वल टू W/Q। तो यदि एकांक आवेश हो तो उस समय पर जो कार्य होगा वो V के बराबर होगा। मतलब V जो है वो W के समानुपाती है ना, समानुपाती मतलब इक्वल ही। तो इसीलिए यहाँ से विद्युत विभव से ही ये आया हुआ है। तो आशा करता हूँ दोस्त कि ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, लॉन्ग तो है ही, बट क्या है ना बाबू, कुछ भी है पढ़ना तो पड़ेगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा दोस्त, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। यदि सफलता चाहिए तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सफलता कहता है, मान लेते हैं आप कुछ चीज़ें मांग रहे हैं, तो मान लेते हैं कुछ चीज़ें आपको चाहिए, तो उसके लिए क्या आप त्याग सकते हैं, यही वही त्याग तो आपको सफलता दिलाएगा। अगर मान लेते हैं कि आपको क्या करना है, आपको मान लेते हैं अच्छा नंबर लाना है अपने एग्ज़ाम के लिए, तो आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या उसको पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। जैसे आप पहले रह रहे हैं वैसे ही रहेंगे तो क्या आपको सफलता मिलेगी, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको उसको त्यागना होगा कुछ चीज़ों को। जैसे कि मान लेते हैं आपको नींद आ रही है, तो नींद को त्याग कर पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, आपको थोड़ा कम सोना पड़ेगा, थोड़ा अधिक एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा अधिक मेहनत भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से सब करेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे तब जाकर सफलता मिलेगी दोस्त। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ेंगे हम। बीच में वीडियो को रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट अपनी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये आवश्यक बात है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी जो फिजिक्स है या केमिस्ट्री है उसका जो कंप्लीट नोट्स है वो हमने कंप्लीटली बना दिया है। यदि आप भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों का कंप्लीट नोट्स आपको चाहिए तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ओनली आपको देखिए, आपकी फिजिक्स है वो फिजिक्स के 15 आपके 14 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री के लगभग आपके 10 चैप्टर, लगभग 24 चैप्टर हैं। इन 24 चैप्टरों का चैप्टर वाइज आपको फुल नोट्स आपको दिया जा रहा है, फुल पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाएगा। तो ये नोट्स आपको आराम से ओनली, मैं कह रहा हूं ओनली 199 में आपको दिया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति सीरियस हैं वो इस नोट्स को जरूर लेंगे। नोट्स लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए। वहां कहिएगा क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री का फुल नोट्स चाहिए। जैसे ही आप कहते हैं आपको फुल नोट्स है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे, वहां पे स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करने के बाद बता दीजिएगा। ओनली 199 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों 24 चैप्टरों का नोट्स दिया जाएगा।
यदि मान लेते हैं आपको ओनली फिजिक्स चाहिए तो ओनली ये फिजिक्स का 99 में मिल जाएगा, और यदि केमिस्ट्री भी चाहिए तो ये भी आपको ओनली 99 में मिल जाएगा। तो एक भी आप कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त, नीचे नंबर है, आप मैसेज कर लीजिए। थैंक यू।